हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग मस्त होंगे उम्मीद है। और आज से आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास, जो कि आप लोग का पूरा चीज पीडीएफ तैयार है और आप लोग को डे 7 में आप लोग को पूरा इतिहास कंप्लीट कराएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर देखेंगे यूरोप में राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव को टारगेट किया गया है और आप लोग को कम समय में बेहतरीन तैयारी हो, इसलिए हम आपको एलएस ऑनलाइन क्लासेस के मदद से आप लोग को सारी और अच्छी सी तैयारी करवाने की मेरी पूर्ण गारंटी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, आप लोग को टाइम ना ले और आप लोग को सिर्फ टॉपिक पे बात करें और आप लोग के चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रपति पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सारे को अच्छे से करेंगे और देखते हैं आप लोग को इसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा महत्वपूर्ण इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ चलिए ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त का नीति का अवलंबन जो करने वाले व्यक्ति थे वो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क थे। आप लोग सही से ध्यान दीजिएगा। और आप लोग की सबसे अच्छी बात बताए, टाइम ज्यादा ना लेते हुए आप लोग को कम समय में अच्छी तैयारी हो, इसलिए हम वन लाइनर का व्यवस्था किए ताकि आप लोग देखिए और आंसर को खोज एग्जाम हॉल में ढूंढिएगा। चलिए सबसे पहले और दूसरी क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था बाबू लोग 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी। चलिए ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैरीवाल्डी पेशो से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशो से नाविक था। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, गैरीवाल्डी पेशो से क्या था? गैरीवाल्डी पेशो से नाविक था। अब आगे की ओर बढ़ते हुए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये था बाबू आप लोग को बुर्बो वंश, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा वंश था? बुर्बो वंश का था, ठीक है। आगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ यहाँ पर आपने देखिए, सबसे बेहतर बनने के लिए याद रखिएगा, अगर जीवन में सबसे बेहतर बनना है तो आप लोग को खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में आप अगर कुछ करना चाहते हैं यानी टॉपर बनना चाहते हैं, यानी अपने दोस्त फ्रेंड को सर्किल से थोड़ा रिमूव होइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का सफलता कदम चूमेगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, काउंट काउर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था बाबू? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे की ओर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। आगे की ओर बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी बाबू? तुर्की के साथ हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जालवेरी एक संस्था थी, कैसी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरी कैसी संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अब आगे की ओर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो यह यूरोप है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वह यूरोप के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह था यूनान। यूनान के लिए क्या था? प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए अब आगे की ओर नेक्स्ट बढ़ रहे, ठीक है। चलिए ध्यान से, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सका है, बहुत एमवीवीआई क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। एमवीवीआई और बहुत ही ज्यादा बोले ना, आप लोग को हर एक क्वेश्चन वीवीआई है, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका होता है, तो वो क्वेश्चन इसी होता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर आप लोग को 1871 ईस्वी 71 ईस्वी में इसमें पुनः हस्ताक्षर किया गया था। और एक अच्छी बात है आप लोग के लिए, पूरा पूर्ण रूपेण आप लोग का सब्जेक्टिव का भी क्लास बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छे तरीका से होने वाला है। आप लोग को एलएस ऑनलाइन क्लासेस पे जाके आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्टिव का बहुत ही बेजोड़ तरीका से आप लोग को समझाया गया। उम्मीद है आप लोग जरूर वीडियो पे विजिट कीजिएगा और जाके आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलते हैं, यंग यूरोप यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली और यंग का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था संस्थापक? मेजनी था संस्थापक। आगे के, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है?
यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी पूछा जा सके। तो समझ गए ना, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वह मैसूर के थे। कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वह मैसूर के थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए मैटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो मैटरनिक युग का जो अंत हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो करने वाले व्यक्ति जो थे वो गैरीवाल्डी थे। कौन थे? गैरीवाल्डी थे। आगे की ओर ध्यान देते हैं। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और आगे की ओर बढ़ते हैं। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी वीडियो अगर लॉन्ग में लेते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा और तैयारी सही से नहीं हो पाएगा। और एग्जाम हॉल में आप सिर्फ आंसर पढ़े हुए रहेगा तो सिर्फ जाके आप लोग आंसर को खोजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए टारगेट किए हैं आप लोग के लिए किसी ऐसा कुछ मिले ताकि आप लोग अच्छे से और मार्क्स ला पाए। चलिए मिलते हैं आगे क्यों चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलते हैं। देखिए समय, देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ है शायरी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, याद रखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना देता है। इस्तेमाल आप लोग, समय सबके पास में है लेकिन हर एक इंसान आदमी कोई रील्स देखने में निकाल देता है, कोई कुछ और करने में निकाल देता है, और कोई अच्छे इंसान है उस टाइम को अच्छे से मैनेज करके अपने जीवन को क्या करता है? सफल कर लेता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको क्या करना है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे उम्मीद अपने पेरेंट्स का उम्मीद है और इस उम्मीद को आप लोग टूटने नहीं दीजिएगा, मुझे विश्वास है। और इस उम्मीद के कारागार पे आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज में हो, अपने देश में हो, अपने जो भी हो, अपने वहां पे नाम रोशन कीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा। चलिए सेडोवा का युद्ध किनके बीच में होता है? तो सेडोवा का युद्ध जो हो रहा था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में होता है। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 के बीच में तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में किया गया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक नेपोलियन III था। कौन था शासक? नेपोलियन III था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने देश में अनिवार्य समय सेवा किसने लागू किया था? तो यह बिस्मार्क किया था। कौन किया था बाबू ने? बिस्मार्क किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आप लोग को 1789 में ये 14 जुलाई को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे के बाद आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को कवर करा दिया गया है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा होगा तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का है यहाँ पे, आप लोग इसको देखिए और इंजॉय कीजिए और अपने जैसे सर्किल फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि आपको फ्रेंड्स को भी कुछ यूनिक मिले और वो भी सीख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।